जय हिंद। तो हम लोग ने पिछली यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास के हिस्ट्री का क्लास शुरू किया था, जिनमें हम लोगों ने पढ़ा था। अभी तक हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद जो प्रसार हुआ था उसमें नेपोलियन बोनापार्ट का कितनी योगदान थी। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसमें 2 क्लास आपका कंप्लीट है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास का। ठीक है, इसी पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कंप्लीट है। और हम लोगों ने नेपोलियन का बोनापार्ट का जो योगदान था, जो प्रसार में जो योगदान था यूरोप के राष्ट्रवाद में, उस वहाँ तक ने हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि कौन कौन सिद्धांतों को अपनाया था, क्या चीज़ कौन चीज़ क्या किस किस चीज़ों को लागू किया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके जरूर देखें, उसके बाद ये तीसरा वाला वीडियो देखें। ठीक है, अगला पॉइंट जो मेरा है ना कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगला जो मुझे पढ़ना है, अगला पॉइंट है कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ठीक है, ये मैं आपको अगला पॉइंट है, ये मेरा है, ये हमको पढ़ना। देखिए हम पहले ही कर चुके थे, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे। हिस्ट्री में कोई भी ऐसा पॉइंट ना होगा जिसको हम नहीं बताएंगे। हर एक पॉइंट को पकड़ के चलेंगे, हर एक चीज को सही ढंग से और आसानी तरीके से समझे। बात करें 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण का, तो 18वीं शताब्दी के मध्य में जो था ना, यूरोप जो था क्या था, एक एकीकृत राज्य नहीं था। एकीकृत राज्य होने कहने का मतलब है कि वहाँ की भाषाएं सेम न थी, वहाँ के पहनना ये सब भी सेम नहीं था। यानी कि वो एक टूटा फूटा आप कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर कोई और भाषा बोली जाए तो थोड़ा दूर आगे जाए तो कोई और भाषा बोली जाती है। अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो इस तरह की थी। इसमें क्या क्या चीज़ था 18वीं शताब्दी के मध्य में जो यूरोप में था, जो एकीकृत राष्ट्र नहीं था। पहले पॉइंट तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप एकीकृत राष्ट्र नहीं था। क्या था? एकीकृत राष्ट्र नहीं था। ठीक है, इस चीजों को समझते हैं। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे था 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में किस प्रकार के राष्ट्र था, तो इसमें हम अगर आंसर में आएगा तो एक अगर हमको पता होगा कि 18वीं शताब्दी के मध्य एक यूरोप जो था एक एकीकृत राज्य नहीं था। तो मतलब कि एक तरह की भाषाएं नहीं थी, कुछ हर चीज़ अलग था। तो उसके बाद देखिए, जैसे बात करें तो इसमें एकीकृत राष्ट्र न होने का मतलब क्या है कि 18वीं शताब्दी में ना जो यूरोप था, 18वीं शताब्दी में आपका जो यूरोप था वो विभिन्न छोटे स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त में बटे हुए थे। अर्ध स्वायत्त राजनीति के मतलब बटे हुए थे। क्या था वो विभिन्न छोटे छोटे स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त राजनीति में बटे हुए थे। क्या बटे हुए थे? राजनीति में बटे हुए थे। राजनीति में बटे हुए थे। ठीक है, ये देखिए मतलब स्वायत्त और अस्वायत्त का कहने का मतलब है ना कि अस्वायत्त और स्वायत्त में क्या आ जाता है ना कि आपका जैसे कि राजशाही हो गया, डची हो गया, कैटन हो गया, इस तरह से ना हर एक क्या था, एक बटा हुआ था। मतलब की बात करें स्वायत्त और स्वायत्त की, इसके एग्जाम्पल की बात करें, स्वायत्त में तो क्या हो जाएगा, जैसे राजशाही, कैटन और डची, क्या था, इस तरह से बहुत सारे थे जिसमें वो बटे हुए थे। यानी कि यूरोप के मध्य, जो यूरोप से पहले का जो राष्ट्र था वो इस तरह से बटा हुआ था। इसकी बात करें, इसके आगे की बात करें तो जो पूर्व और मध्य यूरोप था ना, वो निरंकुश राजशाही का शासन था। मतलब कि पूर्व और मध्य जो था निरंकुश राजशाही का क्या था, क्या था, नियंत्रण में था। मतलब कि जो पहले था, पहले राजा का शासन था। जो पूर्व और मध्य के यूरोप जो थे ना, वो क्या थे, निरंकुश राजशाही का नियंत्रण में था। यानी कि बात करें कि पूर्व और मध्य यूरोप निरंकुश राजशाही के
राजशाही के नियंत्रण में थे। ठीक है, क्या थे? राजशाही पूर्व जो हमारा पूर्व और मध्य यूरोप था, सॉरी जो हमारा पूर्व और मध्य जो यूरोप था, जो उसके यूरोप ये राष्ट्रवाद जो निर्माण हुआ उससे पहले क्या था, ये हमारे राजशाही जो राजा थे वहाँ के, उसके शासन में, उसके नियंत्रण में था। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें क्या था ना कि बहुत इन राजतंत्रों में, इससे मध्य यूरोप के जो पहले वाले थे, इसमें क्या था कि भाषा अलग अलग थी, भाषा और प्रजातियां भी की थी अलग अलग थी, अलग अलग भाषा और अलग अलग प्रजातियां निवास करते थे। क्या था कि यहाँ पर ना यूरोप, मध्य यूरोप के कह दिया ना कि एकीकृत राष्ट्र न होने का मतलब हर चीज अलग होना चाहिए और हर चीज होना चाहिए। इन राजतंत्रों में, अगला पॉइंट की बात करें तो इन राजतंत्रों में विभिन्न भाषा और भाषी तथा प्रजातीय निवास करते थे। ठीक है, क्या थे? निवास करते थे। या हम जो बता रहे हैं ना आपको 18वीं शताब्दी के पहले का जो हुआ था उसके बारे में बात करें। इनकी संस्कृति और भाषा एक नहीं थी। इसके अगले पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी क्या थी, इनकी संस्कृति और भाषा क्या थी, एक नहीं थे। संस्कृति और भाषा क्या थी, एक नहीं थे। दोनों की भाषा और संस्कृति क्या थी, अलग थी। समझ गए? दोनों की भाषा क्या थी, अलग थी। अब इसके अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट मेरा क्या हो सकता है कि इसमें जो कुलीन वर्ग के लोग थे ना, कुलीन वर्ग के बारे में विशेष चर्चा पिछले वाले वीडियो में किए थे। तो कुलीन वर्ग जो थे वो जर्मनी भाषा बोलते थे। कुलीन वर्ग कौन सा भाषा बोलते थे, जर्मनी भाषा बोलते थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि कुलीन वर्ग जर्मनी भाषी थे। क्या थे, जर्मनी भाषी थे। ठीक है, इसकी बात है क्योंकि यहाँ के राष्ट्रवाद जो का निर्माण हुआ था उससे पहले एक नहीं थे, सब अलग अलग चीजें थी, अलग अलग बात थी। इसके आगे जो कुलीन वर्ग थे क्या, जर्मनी भाषी थे। और जो लोमड़ी और बेनियसा की जो साम्राज्य थे वो क्या थे, साम्राज्य थे, परंतु वह इतावली भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे, इतावली भाषा। कौन सा, लोम्बार्डी और बेनिसिया। कौन सी भाषा बोलते थे, लोम्बार्डी और बेनेसिया। कौन सी भाषा बोलते थे, इतावली भाषा बोलते थे, इतावली भाषा बोलते थे। ठीक है, कुलीन वर्ग कौन सी भाषी थे, जर्मनी भाषी थे। और लोम्बड़ी और बेनिसिया क्या कौन थे, इतावली भाषा बोलते थे। ठीक है, ये समझ गए। और इसके आगे की बात करें तो इसके आगे हंगरी की जो आधी आबादी थी ना, इसी में जो हंगरी की जो आधी आबादी थी वो मैग्यार भाषा बोलती थी। कौन सी भाषा बोलते थे, मैग्यार भाषा। अगर हंगरी की बात करें तो हंगरी की जो आधी आबादी थी, हंगरी की आधी आबादी कौन सी भाषा बोलते थे, हंगरी की जो आधी आबादी थी वो मैग्यार भाषा बोलती थी। कौन सी भाषा, मैग्यार भाषा बोलती थी, मैग्यार भाषा बोलती थी। ठीक है, और बात करें इसके अगले पॉइंट की तो अगला पॉइंट में क्या हो सकता है कि अगले पॉइंट में हो सकता है कि जहाँ पे गेलिनिया का कुलीन वर्ग जो था, गेलिनिया का, यहाँ पर जो अगली बात करें जो गेलिनिया का कुलीन वर्ग था ना वो कौन सी भाषा बोलते थे, वो पेलिश भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे, पोलिश भाषा बोलते थे। किसका, गेलिनिया का कुलीन वर्ग। किसका, गेलिनिया का कुलीन वर्ग कौन सी भाषा बोलते थे, पोलिश भाषा बोलते थे, पोलिश भाषा बोलते हैं। ठीक है, इसका जो मेरे 18वीं शताब्दी के यूरोप के राष्ट्रवाद में जो उसके मध्य के जो निर्माण में उससे पहले क्या था उस चीजों को हमने ये डिस्कस किया। बात करें इसकी आगे की बात, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। जैसे देखिए कि 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप क्या था, एकीकृत राष्ट्र नहीं था। इसलिए नहीं था कि उनकी वहाँ की भाषा सेम नहीं थी, सबकी भाषा अलग थी, प्रजातियां अलग थी, संस्कृति अलग थी।
इस चीजों को समझ गए। उसके बाद क्या था कि वो विभिन्न छोटे स्वायत्त और अस्वायत्त की राजनीति में बटे हुए थे। स्वायत्त और अस्वायत्त की बात करें तो राजशाही, डच, कैटन और डची आते हैं, ठीक है। उसकी बात की बात करें तो पूर्व और मध्य यूरोप में निरंकुश राजशाही के नियंत्रण में था। जो पूर्व और मध्य यूरोप था ना, वो क्या था, राजा के साथ पहले जो था उसके नियंत्रण में था, ठीक है। 18वीं शताब्दी के निर्माण से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इन राजतंत्रों में विभिन्न भाषा तथा प्रजातियां निवास करती थी। भाषा एक नहीं थी, प्रजातियां एक नहीं थी। जो पूर्व मध्य में जो हुआ था राष्ट्रवाद में, इनकी संस्कृति और भाषा क्या थी, एक नहीं थी। संस्कृति और भाषा ये दोनों अलग थी। कब, जब यूरोप के निर्माण के समय, ठीक है। कुलीनबर्ग कौन सी भाषा बोलते थे, जर्मनी भाषी थे। कुलीनबर्ग कौन सी थे, जर्मनी भाषी थे। और लोम्बरी और वेनेसिया कौन सी भाषा बोलते थे, इतावली भाषा बोलते थे। लोम्बारी और वेनेसिया इतावली भाषा बोलते थे, ठीक है। उसके आगे की बात करें तो हंगरी की आधी आबादी क्या थी, मैग्यार भाषा बोलती थी। हंगरी की जो आधी आबादी थी वो कौन सी भाषा बोलते थे, मैग्यार भाषा बोलते थे। उसके आगे बात करें गेलेनिया का कुलीनबर्ग कौन सा भाषा बोलता था, गेलेनिया का जो कुलीनबर्ग था पोलिश भाषा बोलता था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत एक एक पॉइंट को मैंने बोला था कि एक एक पॉइंट को बताते चलूंगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो मैं छोड़ूंगा। हर चीजों को एक बार इसके आप इसको नोट कीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो आगे की बात करते हैं, इसके आगे की चर्चा करते हैं। चलिए आगे की बात करें तो अगला मेरा पॉइंट है राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि मेरा कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व, ठीक है। इसकी बात करते हैं। देखिए राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व का कहने का मतलब है ना कि जब राष्ट्रवाद का विकास हुआ उस समय किन किन लोगों ने और किन किन समाजों ने, हमारी किन किन वर्गों ने अधिक मदद की और एक राष्ट्रवाद का निर्माण कराया गया। तो बात करें राष्ट्रवाद में 18वीं शताब्दी में यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था तो उनके विकास में अनेक तत्वों ने योगदान दिया था। क्या दिया, अनेक तत्वों ने योगदान दिया था। पहला जो मेरा योगदान दिया था कुलीनबर्ग। बात करते हैं कुलीनबर्ग की, तो कुलीनबर्ग क्या थे, कुलीनबर्ग की बात करते हैं। कुलीनबर्ग जो था ना वो, और कुलीनबर्ग जो था सामाजिक और राजनीतिक रूप से ना अत्यंत प्रभावशाली था। यानी कि राष्ट्रवाद के निर्माण में सहायक तत्व में कुलीनबर्ग जो थे वो सामाजिक और राजनीतिक तत्व से अधिक अत्यंत प्रभावशाली, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली थे। कुलीनबर्ग जो थे सामाजिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली थे। ठीक है, कुलीनबर्ग की बात हो गई। कुलीनबर्ग क्या था, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली था, इसने योगदान दिया। उसके आगे की बात करते हैं तो जर्मन का अधिकांश भाग इनके नियंत्रण में। कुलीनबर्ग की बात करते हैं, ये प्रभावशाली कैसे था, तो जर्मन का जो अधिकांश भाग था ना, जर्मन का जो अधिकांश भाग था क्या था, वो इनके नियंत्रण में था।
यानी कि कुलीन वर्ग की बात हो रही है और जर्मन का जो कुलीन वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से थे एक थे, और बात करें जर्मन का अधिकांश भाग क्या था, इनके नियंत्रण में था। जर्मन का अधिकांश भाग इनके नियंत्रण में थे, ठीक है, नियंत्रण में थे। अब नियंत्रण में कैसे, देखिए कुलीन वर्ग जो था ना, कुलीन जो स्वयं था वो क्या थे, वो बड़े बड़े क्या थे, हवेलियों में रहते थे। सीधी बात समझ क्यों, अब प्रभावशाली कैसे था, सामाजिक और राजनीतिक रूप से, क्योंकि कुलीन वर्ग जो था वो क्या था, बड़े बड़े हवेलियों में रहा करते थे। जब शक्तिशाली है तो हवेली में रहेगा ही रहेगा। इनकी जनसंख्या दृष्टिकोण से छोटा वर्ग था। बात करें ना, इनकी जनसंख्या जो थी ये छोटा वर्ग में था, लेकिन किसानों की जनसंख्या ज्यादा थी, लेकिन वो किसानों से ज्यादा काम करवाता था, ठीक है। इनकी जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन किसानों का वो यूज करता था, उनसे ज्यादा कामें करवाता था, ठीक है। बात करें तो इनका क्या था, कुलीन वर्ग अधिकांश भाग इनके नियंत्रण में था, ये स्वयं बड़े बड़े हवेलियों में रहते थे, ठीक है। इस पॉइंट को देखिएगा कि ये स्वयं बड़े बड़े हवेलियों में रहते थे, लेकिन ये अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्या था, छोटा था, ये छोटा थे जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्या था, दृष्टिकोण से छोटा थे, और छोटा थे। लेकिन यहाँ पर क्या था ना कि ये छोटा तो थे, लेकिन इनका प्रभावशाली ज्यादा था, इनका बल ज्यादा था, हर चीज ज्यादा था। छोटा थे लेकिन इनका हर, ये किसानों की क्या थी, किसानों की अधिक थी। तो ये क्या करते थे, किसानों से जो उपज हुआ या कुछ भी हुआ वो वसूला करते थे, और किसानों के ऊपर किसानों को यूज करते थे। मतलब कि था छोटा, काम था इसका बड़ा, ठीक है, समझ गए। अब इसके आगे की बात करते हैं, जनसंख्या के दृष्टिकोण से छोटा था, छोटा वर्ग था, लेकिन क्या था, किसानों से भी छोटा था, लेकिन किसान इसका कुछ नहीं कर पाया था। देखिए ये जो किसानों की संख्या अधिक थी ना, ये कैसे जुड़े रहता था, इनका जो वैवाहिक संबंध था ना कुलीन वर्ग के, ये परिवारों को एक दूसरे को जोड़े रखता था। सबसे प्लस पॉइंट यहाँ होता है कि इनका जो वैवाहिक संबंध था, इसीलिए किसानों से जुड़ा हुआ रहता था। इनका वैवाहिक संबंध से परिवारों से क्या था, किसानों के परिवारों से जुड़े रहते थे, ठीक है। क्या थे, किसानों के परिवारों से क्या, वैवाहिक संबंध से किसानों के परिवारों से जुड़े रहते थे, ठीक है। अब बात करें कुलीन वर्ग की बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं मध्यम वर्ग की। कुलीन वर्ग हम लोग क्या क्या किया, यूरोप में राष्ट्रवाद के सहायक में उन्होंने क्या किया कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली थे, मजबूत थे ही, और उनका जो जर्मन का जो भाग था ना, अधिकांश भाग इनके नियंत्रण में था, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या था कि ये जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो बड़े बड़े हवेलियों में रहते थे, इनकी जनसंख्या की दृष्टि से बहुत छोटा था, किसानों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन तब भी इनका बल ज्यादा था। उसके बाद बात की वैवाहिक संबंधों से ना किसानों के परिवारों से जुड़े रहते थे, ठीक है। यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट ये बनता है, ये हमारा जो कुलीन वर्ग था, उन्होंने राष्ट्रवाद में के विकास में इनका इतना ही योगदान था। अब बात करें मध्यम वर्ग की, अगर मध्यम वर्ग की चर्चा करते हैं तो मध्यम वर्ग में जो था कि 18वीं से 19वीं शताब्दी में ना औद्योगिकरण का प्रभाव व्यापार वाणिज्य के विकास पर पड़ा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण और व्यापार वाणिज्य का विकास पे प्रभाव का प्रभाव व्यापार और वाणिज्य के विकास पर। यह मध्यम वर्ग की कहानी है कि 18वीं शताब्दी में, अब देखिए यहाँ पे कैसे मदद किया। बात करें हर क्षेत्र में ना, हर अलग अलग वर्ग के लोग मदद किए ये राष्ट्रवाद के निर्माण में सहायक तत्व में। देखिए 18वीं शताब्दी में क्या था, औद्योगिकरण और व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा,
ठीक है। 18वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग क्या था, औद्योगिकरण और व्यापार वाणिज्य का इनके पास साधन था। व्यापार वर्ग का प्रभाव, व्यापार वर्ग के प्रभाव की बात करते हैं तो औद्योगिक उत्पादन, व्यापार वर्ग की बात करते हैं इसका, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा ना, व्यापार वर्ग की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, औद्योगिकरण। क्या आ जाएगा आपका, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण उत्पादन, औद्योगिक कर लीजिए सबसे अच्छा, औद्योगिक उत्पादन। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन की बात करें, उसके बाद क्या था, नगरों का विकास। जब भाई व्यापार की बात आएगा, औद्योगिकरण की बात आएगा तो क्या आ जाएगा, नगरों का विकास। किसने किया, मध्यम वर्ग ने किया नगरों का विकास। ठीक है, अब उसके बाद आगे की बात करें तो नगरों का विकास के बाजारों के विस्तार से व्यापारी का वर्ग का प्रभाव। अब इससे जब नगर का विकास हुआ तो बाजारों का विकास होगा, बाजारों के विकास से व्यापारी का प्रभाव। ठीक है, जब आगे बात करें व्यापारों के औद्योगिकरण उत्पादन, नगरों का विकास, बाजारों के विकास से व्यापारी का प्रभाव। ठीक है, अब इसके आगे की बात करें तो इसके अंतर्गत देखिए, जब इतना हो गया ना तो इसके अंतर्गत 3 चीजें हैं। इतना करने के बाद तो इसके अंतर्गत मध्यम वर्ग के ही 3 चीजें आई। पहला जो आया ना वो आया आपका क्या, उद्योगपति। क्या आया, उद्योगपति। दूसरा जो आया मेरा, दूसरा क्या आया, दूसरा आया पूंजीपति। पूंजीपति। और तीसरा जो मेरा आया, तीसरा मेरा क्या आया, व्यापारी। तीसरा क्या आया, मेरा व्यापारी। देखिए मध्यम वर्ग की बात करते हैं तो मध्यम वर्ग क्या था, औद्योगिकरण और व्यापार वाणिज्य पर था। अब बात करते हैं तो व्यापार वर्ग की बात करें तो औद्योगिक उत्पादन सबसे पहला। उसके बाद क्या था, नगरों का विकास। जैसे नगरों का विकास होगा बाजारों का विकास होगा, बाजारों के विकास में व्यापारी का प्रभाव। जब इतना होगा तो उसका आपको पता है उद्योगपति आएंगे। उद्योगपति जैसे आएंगी पूंजी बनेगी, पूंजी बनेगी ना, उसके बाद क्या होगा, व्यापारी का प्रभाव बढ़ेगा, व्यापारी आएगा। जब पूंजी बनेगी व्यापारी आएगा, बहुत जगह से इन्वेस्टमेंट आएगा, अभी के भाषा में बोले उतना चीज आएगा। मध्यम वर्ग का ये योगदान था, कुलीन वर्ग का इसमें ये योगदान था। एक और था नौकरी पेशा। चौथा मेरा था क्या था, नौकरी पेशा। अब बात करते हैं नौकरी पेशा की, तो नौकरी पेशा की जब व्यापारी बढ़ेगी तो काम के लिए तो हमको आदमी चाहिए ना जी, तो काम के लिए चाहिए तो उसके बाद क्या होगा, नौकरी आएगी। नौकरी के में नौकरी आएगी, नौकरी पेशा, ये 4 चीजें हमारी है। ठीक है, इसके आगे 2-4 पॉइंट है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे पॉइंट बताते हैं इसी में कि हमारा विकास, यहाँ पर राष्ट्रवाद का विकास सहायक तत्व में क्या क्या योगदान था। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। देखिए इतना तो समझ गए कि मध्यम वर्ग और कुलीन वर्ग का क्या क्या योगदान था राष्ट्रवाद के विकास में। ठीक है, राष्ट्रवाद के विकास में इनका क्या क्या योगदान था। अब बात करते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंटों की। तो पहला पॉइंट की बात करते हैं तो पहला पॉइंट में आता है जो कुलीन वर्ग थे ना,
कुलीन वर्ग विशेषाधिकारों की समाप्ति में थे। समाप्ति के बाद सबसे प्रभावशाली सामाजिक समूह मध्यम वर्ग बना। कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त होने के बाद सबसे प्रभावशाली कौन बना? सामाजिक समूह मध्यम वर्ग बना। तो यहाँ पर आता है पॉइंट कि कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार समाप्ति के बाद सबसे प्रभावशाली वर्ग मध्यम वर्ग बना। ठीक है, देखिए यानी कुलीन वर्ग जब इसका समाप्ति हो गया तो उसके बाद सबसे प्रभावशाली कौन बना? मध्यम वर्ग बना। ठीक है, इसके आगे की बात करते हैं कि शिक्षित होने के कारण इस वर्ग में राष्ट्रवादी भावना का विकास अधिक हुआ। क्या हुआ कि सब शिक्षा होगी, जहां शिक्षा होगी वहां विकास जरूर होगा। ठीक है, जहां पर भी आपकी शिक्षा होगी वहां पर विकास निश्चित है कि शिक्षा के बिना अभी कुछ नहीं है, कि शिक्षा होना अभी के समय में बहुत ही जरूरी है। ये बात आज से नहीं बहुत दिनों से कहती आ रही है और ये पॉइंट आपका इस पे आया है कि शिक्षित होने के कारण इस वर्ग में क्या था? इस वर्ग में राष्ट्रवादी भावना का विकास अधिक हुआ। यानी कि शिक्षित होने के कारण इस वर्ग में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा रहेगा तो अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, अच्छे से जिंदगी कटेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद कि फ्रांस की क्रांति के और आगे की क्रांतियां में भी मध्यम वर्ग का बहुत योगदान था। फ्रांस की क्रांति में तो योगदान था ही मध्यम वर्ग के, लेकिन आगे की जितनी भी क्रांति हुई ना, बहुत सारी क्रांति हुई है, इसकी चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे करते रहेंगे। तो उसमें भी क्या था कि मध्यम वर्ग का जो योगदान था वो बहुत ज्यादा था। कि फ्रांस की क्रांति और बहुत से क्रांति में मध्यम वर्ग का योगदान रहा। ठीक है, मध्यम वर्ग का, क्योंकि शिक्षा है तो बहुत सारे प्रकार की क्रांति में इसका योगदान होना लाजिमी है और जरूरी भी है। ठीक है, कुलीन वर्ग क्या था? यहाँ तक तो खत्म हो गया, इसके पास उतनी शिक्षा नहीं था, प्रभावशाली तो था लेकिन शिक्षा नहीं था। मध्यम वर्ग के पास शिक्षित होने के कारण इसमें राष्ट्रवाद का विकास ज्यादा हुआ। जब ज्यादा हुआ तो फ्रांस की क्रांति के अलावा बहुत सारे क्रांति हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें भी क्या था कि मध्यम वर्ग का बहुत सारा योगदान था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे एक और पॉइंट है, थोड़ा सा पॉइंट है रूमनीवाद। यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा कि राष्ट्रवाद के विकास में इतने सारे तत्वों को सहायक ने योगदान दिए थे और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। आगे एक पॉइंट आता है कि रूमानीवाद है शायद, हाँ रूमानीवाद। देखिए रूमानीवाद भी थोड़ा चर्चा करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इसकी चर्चा कल डिटेल में करेंगे। तो रूमानीवाद की बात करें तो रूमानीवाद हो रहा राष्ट्रवाद के विकास में रूमानीवाद का भी क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। अब रूमानीवाद विकास में कुलीन वर्ग देख लिए, मध्यम वर्ग का योगदान देख लिए। अब बात करते हैं रूमानीवाद का कितना योगदान था। तो राष्ट्रवाद में रूमानीवाद का भी क्या था? एक विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। जब महत्वपूर्ण योगदान था रूमानीवाद का, तो रूमानीवाद के अंतर्गत राष्ट्र की भावना का विकास करने के लिए संस्कृति का सहारा लिया गया। देखिए बात करते हैं शिक्षित यहाँ पे मध्यम वर्ग में और प्रभावशाली यानी कि जब ताकतवर की बात करें तो कुलीन वर्ग, लेकिन जब संस्कृति की बात आती है,
संस्कृति की बात आती है तो मेरा ये रूमानीवाद का आता है, क्योंकि पहले बताया था कि मध्य यूरोप में जो पहले था वहाँ पर संस्कृति अलग थी, भाषा अलग थी, प्रजाति अलग थे, वो सब अलग थे, एकीकृत राष्ट्र नहीं था। लेकिन उसी चीज को बनाने के लिए हमारा कुलीनबर्ग ने काम किया, उसके बाद मध्यम वर्ग ने काम किया, उसके बाद कुलीनबर्ग इसमें काम किया, ताकत बल और इसके पास जमीन ज्यादा थी, ठीक है। मध्यम वर्ग किस चीज में काम किया, शिक्षा में, औद्योगिकरण में काम किया। अब बात कर रूमानीवाद में, तो रूमानीवाद में जो था, रूमानीवाद के अंदर राष्ट्र की भावना, रूमानीवाद के अंतर्गत, रूमानीवाद के अंतर्गत राष्ट्र की भावना, राष्ट्र की भावना का विकास करने के लिए, राष्ट्र की भावना का विकास करने के लिए राष्ट्र की भावना का विकास करने के लिए संस्कृति का सहारा लेना पड़ा। किस चीज का सहारा लेना पड़ा, संस्कृति का सहारा लेना पड़ा, लिया गया, लिख लीजिए, लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है कि संस्कृति का सहारा यूरोप में राष्ट्रवाद किसने लिया, तो रूमानीवाद ने लिया। किसने लिया, रूमानीवाद ने लिया। आगे की बात करें तो रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन बन गया। कौन सा आंदोलन बन गया, रूमानीवाद क्या था, सांस्कृतिक आंदोलन बन गया। और संस्कृति का सहारा लिया तो रूमानीवाद जो था वो क्या होगा, एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में सांस्कृतिक आंदोलन बन गया। रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन बन गया, ठीक है। इसके आगे की बात करें तो इसकी आगे की बात करते हैं रूमानीवाद की। तो रूमानीवाद में राष्ट्र का प्रचार, राष्ट्रवाद का प्रचार, कला साहित्य, जब संस्कृति आएगी, कला आएगा, साहित्य आएगा, संगीत आएगा, को मध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रकट करने का प्रयास किया गया। जब राष्ट्रवाद का प्रचार किया किसने, रूमानीवाद में राष्ट्रवाद का प्रसार, जब राष्ट्रवाद का प्रसार किया तो इसमें किस किस की कला, कौन कौन चीज है, कला, साहित्य और संगीत, क्या है, कला, साहित्य और संगीत क्या के मध्यम में राष्ट्रवादी भावनाओं का क्या किया गया, को प्रकट करने का प्रयास किया गया। कला, साहित्य और संगीत के मध्यम में राष्ट्रवाद का प्रसार से राष्ट्रवाद भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रवाद भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास किया गया, ठीक है। अब देखिए बात था रूमानीवाद की, थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसकी डिटेल में, कल इसकी चर्चा बेहतर ढंग से और बहुत अच्छा तरीके से करेंगे। बात करें कि कुलीनबर्ग उसने सहायक तत्व में क्या काम किया, उसके पास जमीन की हिस्सा ज्यादा थी, प्रभावशाली ज्यादा थे, ताकत ज्यादा थी, ठीक है। और उसके बाद जब विकास मध्यम वर्ग आए, अब मध्यम वर्ग जो आया उसमें मध्यम वर्ग ने औद्योगिकरण, उद्योगपति, पूंजीपति इस सब का विकास किया, ठीक है। उसने सहायक किया यूरोप को राष्ट्रवाद बनाने में। उसके बाद की बात करें तो रूमानीवाद जब आए तो रूमानीवाद क्या लेकर आया, संस्कृति और कला, साहित्य के हिसाब से उसने यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसी तीन चीजों को पढ़े, तीन चीजों को हमने बताया कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व में ये तीन चीजों ना, अभी तक तीन चीजों के बारे में पढ़ा, तीन चीजों को डिटेल में बताया है। और इसमें थोड़ा सा कुछ और बच गया है रूमानीवाद में, इसकी चर्चा कल वाले वीडियो में करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। तो इसी चीज को एक एक पॉइंट को मैं बताते चलूंगा, कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो कि आपको छूट जाए, और नहीं छूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने किसी भी पॉइंट को ऐसा नोट डाउन करके नहीं छोड़ा नहीं हूँ कि जिससे आपके क्वेश्चन ना बनती हो। जितना बताया, और मैं ये पॉइंट बाय पॉइंट इसलिए लिखा हूँ कि आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी इस चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, जय हिंद।